हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी। मैं ओरली डिस्कस करवाता हूँ, रिवाइज करवाता हूँ कि हमने क्या देखा। हमने कोफिशिएंट के कैलकुलेशन के लिए कुछ कंडीशंस अप्लाई की थी कि सबसे पहले हम क्या करते थे कि जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनके लिए उतने ही नंबर में वेव फंक्शन जनरेट होते हैं। जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उतने ही वेव फंक्शन लिखने का तरीका क्या होता है। जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल में दो, तो हम कहेंगे साई वन इक्वल टू a1 साई s, क्योंकि s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। a1 साई s प्लस b1 दूसरा मिक्सिंग कोएफिशिएंट b1 साई px, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि px ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मैंने लिखा a1 साई s प्लस b1 साई px। दूसरा वेव फंक्शन साई 2 a2 साई s प्लस b2 साई px। अब मैंने कहा जो भी s ऑर्बिटल है उसकी चार्ज डेंसिटी, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है, उसकी स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, तो उसकी चार्ज डेंसिटी दोनों ऑर्बिटल्स में, दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट होती है। डिस्ट्रीब्यूट एक चार्ज डेंसिटी को एज्यूम किया गया 1, एज्यूम नहीं रियल में 1 होती है, क्योंकि ऐसा माना गया कि एक ऑर्बिटल में, देखो मैंने एग्जांपल लिया था BeCl2 का। एक वजह ये नहीं है कि एज्यूम किया गया, होता है BeCl2 क्या होता है 2s1 2p1 होता है। यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज डेंसिटी को एक इक्वल माना गया। तो चार्ज डेंसिटी एक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं 2, तो मैंने कहा चार्ज डेंसिटी 1/2। अब ये क्या है a1 स्क्वायर इक्वल टू a2 स्क्वायर, क्योंकि हमें ऐसा ही लिखता था साई s a1 और a2 साई s। तो यह चार्ज डेंसिटी टू मिक्सिंग कोएफिशिएंट में क्या है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, यानी चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो मैंने कहा 1/2 a स्क्वायर। चार्ज फंक्शन को हमेशा क्या किससे इससे तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, d तो इक्वल टू 1 या d लैम्डा इक्वल टू 1, ये तो वही किया है। फिर हमने क्या क्या नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगाई। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन पर लगाई जाती है। तो मेरी तरफ से साई स्क्वायर d लैम्डा इक्वल टू 1। यहां सिर्फ मैंने कोएफिशिएंट लिए, कोएफिशिएंट किसी भी फंक्शन में मान लो साई 1 है, इसमें कोएफिशिएंट है a1 b1 c1। तो मैं क्या करता था a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। ये क्या है नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है। और उसके बाद लगाता था दूसरी ऑर्थोगोनल की कंडीशन। ऑर्थोगोनल कंडीशन सेम है, लेकिन यहां साइन साई स्टार d लैम्डा इक्वल टू 0, d लैम्डा इक्वल टू 0। साई और साई स्टार डिफरेंट है। मैंने कहा दो फंक्शन पर अप्लाई किया गया है। मैंने कहा साई 1 है एंड साई 2 है, तो दोनों के मिक्सिंग कोएफिशिएंट भी डिफरेंट है। तो साई स्टार के लिए मिक्सिंग कोएफिशिएंट भी डिफरेंट है। तो मैं कहता था a1 a2, मैंने कहा साई 1 साई 2 है या साई 1 साई 3 है, तो a1 a3 प्लस b1 b3। वास्तविकता में रियलिटी में इनका स्क्वायरिंग हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन है डिफरेंट होने की पोजीशन में, लेकिन रियलिटी में स्क्वायर है। लेकिन यहाँ इक्वल टू मान लो जैसे c1 c3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, a1 a3 प्लस b1 b3 प्लस c1 c3 0 हो जाएगा। ठीक है, ये दो कंडीशन लगाई, उनकी हेल्प से मैंने कोएफिशिएंट का कैलकुलेशन किया। उन कोएफिशिएंट की वैल्यूज को वेव फंक्शन की वैल्यू, जो भी इक्वेशन है वेव फंक्शन है उसमें रखा कोएफिशिएंट की वैल्यूज को, हमारे पास वेव फंक्शंस की एक्चुअल वैल्यूज आ गई।
क्लियर? अब बात करते हैं जो थ्योरम की मैंने बात की थी पॉलिंग में वीबीटी को समझाने के लिए दो थ्योरम की बात की थी। तो इरेज कर रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। इस थ्योरी को दो थ्योरम की हेल्प से एक्सप्लेन किया जाता है। थ्योरम क्या है? थ्योरम नंबर 1 कि जो भी यदि जो भी एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए, मान लो कोई दो एटम है ए एंड बी, उनके लिए वेव फंक्शन क्या है? साई ए साई बी। इनके लिए एनर्जी भी क्या होगी? ई ए ई बी। तो इनका जो टोटल वेव फंक्शन होगा वो साई होगा, साई ए साई बी का मल्टीप्लिकेशन होगा। यानी जब ये एटम डिफरेंट है, यानी दूर दूर है, तो वेव फंक्शन इस तरीके से लिखा जाता है। और एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगी? ई ए प्लस ई बी होगी, इन दोनों एनर्जीज का सम होगी और वेव फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव होगा। यदि किसी सिस्टम में दो से ज्यादा वेव फंक्शन है, जैसे साई 1 साई 2 साई 3 साई 4, जब उनकी मिक्सिंग होती है तो टोटल वेव फंक्शन लिखा जाता है n c1 साई 1 प्लस c2 साई 3 साई 2 प्लस c3 साई 3 एंड सो ऑन। और n क्या है? n है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। एंड C1 C2 C3 क्या है? मिक्सिंग कोएफिशिएंट है, हम इसके बारे में पहले से ही जानते हैं। क्लियर? तो ये दो थ्योरम थी। तो लिखना नेक्स्ट लाइन में जो वीबीटी के पॉइंट्स थे वो कंप्लीट हुए, 4 पॉइंट्स लिखवाए हैं, और भी लिख सकते हैं लेकिन 4 सफिशिएंट है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन दिस थ्योरी is based upon two theorems. If point number 1, theorem number 1, if psi A and psi B are if psi A and psi B are wave functions, psi A and psi B are wave functions, and EA and EB are energies of two atoms A and B, two atoms A and B respectively, then ऐसे लिखना, then total wave function, next line total wave function, ये लाइन लिखोगे उसके सामने, then wave function total wave function psi equal to psi A plus psi B, and total energy, next line में total energy EA equal to EA plus EB। Theorem number 2 लिखना, if psi 1 comma psi 2 comma psi 3 comma या फिर डैश डैश डैश
if psi1 psi2 psi3 are different wave functions of a system, different wave functions of a system, then total wave function psi, then total wave function psi, total wave function psi is the linear combination of total wave function psi is the linear combination of these functions, linear combination of these functions. तो psi लिखोगे, psi इक्वल टू n ब्रैकेट में c1 psi1 प्लस c2 psi2 प्लस c3 psi3 एंड सो ऑन ब्रैकेट बंद n लिख लेना। n क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। एंड c1 c2 लिखना चाहो, c1 c2 एंड c3 आर मिक्सिंग कोएफिशिएंट्स, तुम्हें पता है मिक्सिंग कोएफिशिएंट्स। तो हेडिंग डालना, हेडिंग डालना वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड treatment of H2 molecule, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट क्या है। H2 प्लस आयन के लिए हम देख चुके हैं, H2 प्लस आयन के लिए हम ट्रीटमेंट देखते हैं, LCO ट्रीटमेंट देख चुके हैं, है ना। वही है, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है, वही चीजें हैं, है ना। यह हम लेट्स अज्यूम कि दो हाइड्रोजन एटम है, वो एक दूसरे से, या मेरे को प्रोटॉन की बात कर ले, एटम की बात ना करके प्रोटॉन की बात करते हैं। उनके बीच की दूरी क्या है, r, उनके बीच की दूरी क्या है, r है। और उनसे कुछ दूरी पर, यानी जब ये इसको मैं r इनफाइनाइट कह रहा हूं, जब इनके बीच की दूरी इनफाइनाइट होगी तो ऐसे एटम्स या प्रोटॉन को मैं कहता हूं इंडिपेंडेंट। ये क्या है, एक दूसरे पर कोई इंटरेक्शन नहीं रखते, इंडिपेंडेंट होते हैं। मैंने कहा इनफाइनाइट दूरी पर है, तो जब इनफाइनाइट दूरी पर है तो इंटरेक्शन नहीं होता। इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे को किसी तरीके से अफेक्ट नहीं करते। तो जब उन्हें नियर लाया, मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली 10 एंगस्ट्रॉम 15 एंगस्ट्रॉम है, मगर कुछ ऐसी ही अप्रोक्सीमेटली दूरी, उसे मैं क्या रखता हूं, r। एक इलेक्ट्रॉन है, अब हमें पता है H2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। कितने प्रोटॉन हैं, 2। ये 2 प्रोटॉन, इन्हें मैं इसे HA से और इसे HB से रिप्रेजेंट करता हूं, और इनका जो फंक्शन है, वेव फंक्शन, इसे psi A और इसे psi B से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहां है, यह, या फिर ऐसा थोड़ा सा इधर मान लो, है ना। इस HA से यह इलेक्ट्रॉन किस दूरी पर है, मान लो RA दूरी पर है, और इससे यह इलेक्ट्रॉन
नाम देता हूं 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 1, और इस इलेक्ट्रॉन को नाम देता हूं 2। ठीक है, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें जरूरी है दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट करना। मान लो Ra को R1 नाम दूं, Ra1, और Rb को Rb2 नाम दूं। 2 से मतलब यह 2 इलेक्ट्रॉन और B यानी B एटम से या B प्रोटॉन से दूरी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। क्लियर? इन दोनों के बीच में दूरी क्या है? इन दोनों के बीच में मान लो R1 2 है, यानी 1 और 2 क्या रिप्रेजेंट कर, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। इस प्रोटॉन से इस इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या है, देखो R कौन सा इलेक्ट्रॉन है, 2, और एटम कौन सा, A, तो मैं इसे कहूंगा Ra2, सबस्क्रिप्ट में लिखना ये Ra1 Rb2, सबस्क्रिप्ट में लिखना Ra2, सबस्क्रिप्ट में लिखना। और इस इलेक्ट्रॉन से इस प्रोटॉन के बीच की दूरी क्या है, इसे मैं कह रहा हूं R, प्रोटॉन कैसा B, और इलेक्ट्रॉन कौन सा है, 1। क्लियर? और इनके बीच की दूरी को क्या कह रहा हूं मैं, R, कैपिटल R। क्लियर? अब ध्यान दो, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन प्रोटॉन है, चार्ज कैसा है, सेम है, तो इनके बीच में कैसा क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन। रिमेंबर, यहां ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन। थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाना, यदि आप बनाओ तो बड़ा बनाना, ठीक है। ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो यहां अट्रैक्शन लिखना होगा। क्लियर? क्या लिखना होगा, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। ऐसे यहां क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन, क्लियर? यहां इनके बीच में भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यहां ये अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, और यहां इनके बीच में भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यहां दिखा दो किनके, इस प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, यानी लिटरली मैं ऐसा कह रहा हूं, देखो ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। मैं R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, या स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। ये प्रोटॉन है, इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। यह प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा है, स्मॉल a से लिखा हूं। यह प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा होगा, यानी इसे 2 नाम देता हूं, इसे 1 नाम देता हूं, यानी 1 नंबर इलेक्ट्रॉन, 2 नंबर इलेक्ट्रॉन। तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये प्रोटॉन भी इसे अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। यह प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को भी तो अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो मैं लिखूंगा A, और यह प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इसके लिए मैं लिखूंगा N। यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है। सब कुछ शो किया है, थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाना, रोज-रोज मत करना, है ना। इनके बीच में अट्रैक्शन, 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 रिपल्सन। सेम चार्ज में रिपल्सन हमें पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस में सेम चार्ज में के बीच में क्या होता है, रिपल्सन्स होते हैं। क्लियर? डायग्राम अभी मत बनाना, जब तक मैं ना कहूं डायग्राम मत बनाना, है ना। पहले थोड़ा सा लिखेंगे, फिर चीजें समझेंगे क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ऐसा करो, यहां जैसे R12 लिखा था, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस है, ऐसे ही इसे RAB कह दो, जिससे पता लगे प्रोटॉन A और B के बीच में डिस्टेंस है, ठीक। जैसे R12 का क्या था, और इसे 1 से 2, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन से रिलेटेड इलेक्ट्रॉन कौन सा, फर्स्ट वाला।
इस फंक्शन से, इस प्रोटॉन का फंक्शन psi p है और इससे रिलेटेड, इससे जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये है 2 नंबर का। क्लियर? ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो। क्लियर? पहले थोड़ा सा लिखेंगे फिर बात करेंगे अगेन यही, क्या फिर और बात कर लेंगे। जैसे ही इनके बीच में डिस्टेंस कम होती है, मान लो अप्रोक्सीमेटली 8 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम, 12 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली आती है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है और ये सिचुएशंस होती है। तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन है हम बता नहीं सकते का मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के बाद कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटम से जुड़ा हुआ है। यानी मैं कहूं Ha का इलेक्ट्रॉन ये है, Hb का इलेक्ट्रॉन 2 नंबर वाला है। ठीक है? जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो उस पोजीशन में हम बता नहीं सकते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटम से जुड़ा हुआ है, किस एटम का है, ऐसा समझो किस एटम का है। क्लियर? पहले थोड़ा सा लिखेंगे फिर और चीजें, बहुत सारी चीजें हैं उनको समझेंगे। तो लिखो पहले हेडिंग वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट ऑफ H2 मॉलिक्यूल। लेट अस टेक, लिखना लेट अस टेक two hydrogen atoms, two hydrogen atoms Ha and Hb, whose electrons are designated, मैंने कहा था ना यह इलेक्ट्रॉन फर्स्ट नंबर वाला Ha का है और Hb का इलेक्ट्रॉन ये है 2 नंबर वाला। whose electrons are designated by, जैसा मैं लिख रहा हूं 1 and 2, designated by 1 and 2 respectively। independent hydrogen atom, independent hydrogen atoms are at infinite distance. Independent hydrogen atoms are at infinite distance and they do not have any interaction. If psi a, सिर्फ psi a लिखना है ना, psi a and psi b are, if psi a and psi b are wave functions of Ha and HB, then total wave function, so Ha and HB respectively, then total wave function psi equal to psi a psi b, डायग्राम अब बनाओगे, वीडियो को पॉज करो एंड डायग्राम बनाओ, थोड़ा बिगर बनाना,
बिगर डायग्राम बनाना जिससे डेपिक्शन क्लियरली हो, आपको साफ साफ दिखे क्या हम बना रहे हैं। तो थोड़ा बड़ा बनाना, होच पोच मत करना, ठीक है। तो क्लियर है, ये RA1 है, ये RB2 है, ये RB1 है और ये RA2। क्लियर, ये RAB, R12, रिपल्सन रिपल्सन, अट्रैक्शन 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 अट्रैक्शन। क्लियर। तो वीडियो को पॉज करो और डायग्राम बनाओ, ठीक है। उसके बाद हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर H2 molecule will be, डायग्राम के नीचे लिखना है, सारी चीजें हमें पता है। क्लियर। ये हैमिल्टोनियन होता है ऑपरेटर। हेयर HA इक्वल टू 1/2 डेल स्क्वायर A डेल A स्क्वायर माइनस 1/RA1, ठीक है। और यहां लिख रहा हूं H B इक्वल टू 1/2 डेल B स्क्वायर माइनस 1/RB1, RB2 H डैश इक्वल टू माइनस 1/RA1 माइनस 1/RB2 प्लस 1/R12 प्लस 1/RAB। H डैश क्या है? Now you can see, okay? H dash equal to minus 1/RA1 minus 1/RB2 plus 1/RA1 R12 plus 1/RAB। ये क्या होता है? H dash होता है, ठीक है। ये हैमिल्टोनियन है। यहां हमें पता है RA1 RB2 R12 RAB क्या क्या है। क्लियर। देखो सिंपल है, जब H इस हैमिल्टोनियन के 3 पार्ट है, HA HB एंड H डैश। ये क्या है? H डैश है। यहां HA हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का जो पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन 1 यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड HA के बीच में इंटरेक्शन, एंड HB रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन नंबर 2 और HB के बीच में, HB जो प्रोटॉन है उनके बीच में इंटरेक्शन। जो H डैश है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो क्रॉस वाइज अट्रैक्शन हो रहा है। किसका? HA इलेक्ट्रॉन नंबर 2 को अट्रैक्ट कर रहा है और HB जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। क्लियर। इससे आगे की चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं और ट्रीटमेंट ऑफ H2 मॉलिक्यूल कंप्लीट करते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।